आइए इतिहास के घने कोहरे को चीरते हुए अपनी नज़रें 16वीं शताब्दी के मध्य के मिंग साम्राज्य पर डालें। उस युग में वापस चलें जब हर वनस्पति में आत्मा थी और हर पर्वत नदी में एक निश्चित व्यवस्था थी। यांगत्सी नदी के मध्य मार्ग के उत्तरी किनारे पर समय के आंचल में लिपटी एक भूमि है, हुबेई का कीझो। ये न केवल चिकित्सा संत ली शिज़ेन का जन्मस्थान है, बल्कि उनकी कालजयी कृति बेनकाओ गंगमू का की सबसे मौलिक जीवंत प्रयोगशाला भी है। किझो पहाड़ों और नदियों के बीच बसा ये प्राचीन शहर ठीक अक्षांश 30 डिग्री उत्तर की रहस्यमयी रेखा पर स्थित है। यहाँ दाबिये पर्वतमाला की उपशाखाएं एक सोए हुए नीले ड्रैगन की तरह उत्तर से दक्षिण की ओर धीरे धीरे लहराती हैं और अंततः यांगत्सी के आगोश में थम जाती हैं। जब सुबह की पहली किरणें पतले कोहरे को चीरती हैं तो नदी की सतह से उठती भाप और पहाड़ी जंगलों से आती वनस्पतियों की तीव्र सुगंध आपस में मिलकर एक भारी और नम वातावरण बनाती हैं। ये केवल हवा नहीं है, ये पृथ्वी के श्वास की गंध है, जिसमें मिट्टी की खुशबू और प्राचीन शीतलता है, जो त्वचा के हर इंच में समा जाती है। चिकित्सा संत ली शिज़ेन के शुरुआती पदचिह्न इन्हीं उतार चढ़ाव वाले पहाड़ों के बीच अंकित हुए थे। किलीन पर्वत, लॉन्गफेंग पर्वत, डिंगमा पर्वत। ये नाम शायद इतिहास की किताबों में उतने प्रसिद्ध ना हों, लेकिन उस समय ली शिज़ेन की नज़र में हर पहाड़ी एक अनखुला प्राकृतिक खजाना थी। उनके पैरों के नीचे की लाल मिट्टी विभिन्न खनिजों से भरपूर होने के कारण गहरी रंगत वाली थी और बारिश के बाद उससे एक शांत मिट्टी जैसी गंध उठती थी। चिकनी काय मौसम से घिसी हुई चट्टानों पर मोटी मखमली चादर की तरह बिछी थी। हर बार चढ़ते समय सूखे टहनियों के टूटने की कुरकुरी आवाज पैरों तले आती थी, जो जंगल की शांति को भंग करती थी। पलटकर देखने पर यांगत्सी नदी एक उदिशा और स्थिर धारा के रूप में किझो से होकर बहती है। मिंग राजवंश के समय की यांगजी आधुनिक स्टील के बांधों से बंधी नहीं थी। बाढ़ के मौसम में नदी का पानी विशाल उथले किनारों पर फैल जाता था और सूखे मौसम में उर्वरक द्वीप समूहों के टुकड़े उजागर होते थे। यहाँ का जल विज्ञान संबंधी वातावरण अत्यंत जटिल और जीवंत है। कीहे और बाहें नदियां यहाँ मिलती हैं और स्वच्छ व गंदे पानी का बारी बारी से प्रवाह नदी के बीच में सफ़ेद लहरों की परतें पैदा करता है, जिससे एक धीमी और स्थायी गर्जना उठती है। ये अर्धस्थलीय आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी ने एक अत्यंत सटीक संक्रमण क्षेत्र बनाया, जिसने अनगिनत नमी पसंद जड़ी बूटियों को पोषित किया। पानी के किनारे झूलते सरकंडों से लेकर दलदल में छिपी अलिस्मा तक सभी को इस जल क्षेत्र में अपना घर मिल गया। किझो का बेनकाओ गंगमू को जन्म दे पाना उसकी अनोखी भौगोलिक विशिष्टताओं के बिना संभव नहीं था। ये मध्य उपोष्णकटिबंधीय से उत्तरी उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र का संक्रमण क्षेत्र है, जहां मानसून भरपूर वर्षा लाता है। ड्रैगन बोट फेस्टिवल के दौरान पहाड़ों और खेतों में एले कीझो मुगवर्ड से एक अत्यंत तीखी भेदक सुगंध निकलती है, जो नम और गर्म हवा में फैल जाती है। ये न केवल मच्छरों और कीड़ों को दूर भगाती है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे आत्मा को भी शुद्ध करती है। ली शिज़ेन अनगिनत बार कीचड़ भरी मेड़ों के किनारे रुके, झुककर कीझो मुगवर्ड के पत्तों के पीछे की चांदी जैसी बारीक सफ़ेद रोमिल परत का अवलोकन करते थे, जिसका स्पर्श नरम लेकिन थोड़ी लचीलापन लिए होता था। कल्पना कीजिए, युवा ली शिज़ेन अपनी पीठ पर बांस की टोकरी लिए, हाथ में औषधीय भावड़ा पकड़े, अकेले उस मानव निर्मित श से अछूते आदिन द्वितीयक वन में चले गए। जंगल में झींगुरों की आवाज़ें लहरों की तरह उमड़ रही थीं। आकाश को ढके हुए प्राचीन कपूर और नानमू के पेड़ भीषण सूरज की रोशनी को रोक रहे थे। केवल हल्की हल्की किरणें घनी ह्यूमस से ढकी जमीन पर बिखर रही थीं। हवा में नकारात्मक आयन और जंगली फूलों की मीठी सुगंध भरी थी। हर सांस में ऐसा लगता था मानो कोशिकाओं के बीच पौधों के जीवन संकेत महसूस हो रहे हों। ये मिंग राजवंश के कीझो का मूल भौगोलिक स्वरूप था, एक प्राकृतिक मंदिर जो जीवन की लय, अज्ञात चुनौतियों और सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था से भरा था। इस पर्वतमाला और नदी ने अपनी विशालता और जटिल भू आकृतियों के साथ ली शिज़ेन को सबसे विस्तृत भौगोलिक निर्देशांक प्रदान किए, जिससे वे हर जीव के विकास की ताल में प्रकृति की सबसे सच्ची स्वीकारोक्ति सुन सकें। जब हम बेनकाओ गंगमू के उन भारी और पीले पड़ चुके पन्नों को पलटते हैं, तो ऐसा लगता है मानो शांत आधी रात में 16वीं शताब्दी के प्राकृतिक सूक्ष्म जगत का एक दरवाजा खुल गया हो। ली शिज़ेन ने अपनी पुस्तक में केवल औषधीय पौधों की एक सूची नहीं बनाई, बल्कि एक सुव्यवस्थित स्पष्ट रूप से उन्होंने पूर्ववर्तियों द्वारा औषधीय सामग्रियों को उच्च, मध्यम और निम्न 3 श्रेणियों में विभाजित करने के पारंपरिक ढांचे को त्याग दिया।
और इसके बजाय एक ऐसे दूरदर्शी दृष्टिकोण का उपयोग किया जो अपने समय से आगे था। प्रकृति की जटिल विविधता को फिर से व्यवस्थित किया और 16 विभाग 60 श्रेणियां की एक विशाल स्तरीय संरचना का निर्माण किया। ये प्रणाली सत्य तक पहुंचने वाली एक सीढ़ी के समान है जो सबसे आदिम पदार्थों से शुरू होकर धीरे धीरे आगे बढ़ती है और जीवन के शिखर तक पहुंचती है। वर्गीकरण के इस भव्य मानचित्र में ली शिज़ेन ने सबसे पहले दुनिया के भौतिक आधार पानी और अग्नि पर ध्यान केंद्रित किया। उनका मानना था कि पानी सभी चीजों का मूल है और अग्नि जीवन का स्रोत है। ये दो गतिशील अदृश्य तत्व अस्तित्व की पहली आधारशिला रखते हैं। इसके बाद उनका लेखन ठोस मिट्टी और ठंडे धातुओं व पत्थरों की ओर मुड़ा, जो पृथ्वी की हड्डियां और बनावट हैं। फिर मिट्टी में जीवन अंकुरित होना शुरू हुआ और इस प्रकार घास, अनाज, सब्जियां, फल और लकड़ी अस्तित्व में आए। घास विभाग में उन्होंने पहाड़ों की घास, सुगंधित घास, नम घास, विषैली घास और लता घास का बारीकी से वर्गीकरण किया। प्रत्येक वर्गीकरण जंगल में हवा की गंध और पत्तियों की नसों को सूक्ष्मता से पहचानने जैसा था, जो निम्न से उच्च और कोमल से दृढ़ तक वनस्पति के विकासवादी तर्क को दर्शाता है। जैसे जैसे वर्णन गहराता है, जीवन की शक्ति स्पंदित होने लगती है। ली शिज़ेन ने पशु जगत को कीट, शल्कीय जीव, कवचधारी जीव, पक्षी और पशु में विभाजित किया और अंत में मनुष्य के साथ इसका समापन किया। ये व्यवस्था यादृच्छिक नहीं थी, बल्कि इसमें हीन से जटिल होते हैं और समतापी शरीर वाले बच्चों को दूध पिलाने वाले पशु आध्यात्मिकता में मनुष्य के अधिक निकट होते हैं। इस वर्गीकरण की सुंदरता इस बात में निहित है कि इसने प्रकृति के उस अनकहे क्रम को पकड़ा है। प्रत्येक औषधीय सामग्री का 16 विभागों में अपना विशिष्ट स्थान है और 60 श्रेणियों का विभाजन पारिस्थितिक तंत्र में उनकी भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत करता है। जब आप लकड़ी विभाग पढ़ते हैं तो आप प्राचीन विशाल वृक्षों की खुरदुरी छाल और धरती में गहरी दबी जड़ों को महसूस कर सकते हैं। जब आप शल्क विभाग पर पलटते हैं तो आप सुबह की रोशनी में चमकती मछली की शल्कें और नम जल क्षेत्र देख सकते हैं। ली शिज़ेन ने इस तरीकृत संरचना का उपयोग करके दुनिया को एक ऐसा संसार दिखाया जहां सभी चीजें अपनी अपनी जगह पर हैं और सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व में हैं। ये केवल वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान का प्रारंभिक अभ्यास नहीं था, बल्कि एक गहरा दार्शनिक विचार भी था। मनुष्य प्रकृति से अलग थलग नहीं है, बल्कि इस लंबी जटिल विकासवादी श्रृंखला की अंतिम कड़ी है। बेनकाओ गंगमू के वर्गीकरण तर्क में हमने वैज्ञानिक भावना के अनुकूलन को देखा और एक चिकित्सक का स्वर्ग और पृथ्वी की सभी चीजों के प्रति सबसे गहरी श्रद्धा और प्रशंसा भी देखी। ली शिज़ेन के विशाल दृष्टिकोण में चिकित्सा की उत्पत्ति गहरे पहाड़ों की जड़ों या जटिल गोलियों से नहीं हुई, बल्कि ब्रह्मांड के दो सबसे आदिम तत्वों पानी और अग्नि तक वापस जाती है। ये दोनों शक्तियां स्वर्ग और पृथ्वी के श्वास की लय की तरह सभी चीजों के विकास का आधार बनती हैं। जब हम बेनकाओ गंगमू के अध्यायों को पलटते हैं तो सबसे पहले हमारी आंखों के सामने सुबह की रोशनी की तरह पारदर्शी जल ग और अग्नि विभाग आते हैं। ली शिज़ेन द्वारा वर्णित पानी रासायनिक सूत्र में एक नीरस तरल पदार्थ नहीं था, बल्कि ये मौसम के चक्र और तारों की ऊर्जा को वहन करने वाली जीवनदायिनी अमृत था। कल्पना कीजिए, मिंग राजवंश के पतझड़ की एक गहरी सुबह। ली शिज़ेन गीली मिट्टी पर चलते हुए किझाऊ के खेतों में चुपचाप खड़े हैं। वे कैलेमस और कमल के पत्तों पर जमी शरद ऋतु की ओस का अवलोकन कर रहे हैं। बेनकाओ गंगमू में इस पदार्थ को शरद ओस जल कहा गया है, जो रात की ठंडक और सैकड़ों जड़ी बूटियों की सुगंध के मेल से उत्पन्न एक क्रिस्टल है। इसकी बनावट स्वच्छ, शीतल और पारदर्शी होती है, जिसमें संकुचन और शुद्धिकरण की शक्ति होती है। ली शिज़ेन ने बारीकी से दर्ज किया है कि विभिन्न मौसमों और विभिन्न पौधों पर ओस के गुण अलग अलग होते हैं। सरू के पत्तों पर ओस आंखों को तेज करती है, जबकि फूलों पर ओस त्वचा को सुंदर बनाती है। ये केवल पानी नहीं, बल्कि प्रकृति द्वारा शांत रात में स्वर्ग और पृथ्वी के सार को संघनित करके बनाया गया अमृत है। इसके बाद आकाश से गिरने वाली वर्षा है। ली शिज़ेन वसंत संक्रांति की वर्षा को विकास के एक संकेत के रूप में देखते थे। उनका मानना था कि इसमें वसंत ऋतु में पृथ्वी के पुनरुत्थान की यांग ऊर्जा भरी होती है और इसमें जीवन की गतिशीलता को सक्रिय करने की रहस्यमयी विशेषता होती है। उन्होंने अपने लेखन में वर्षा के धरती से संपर्क करने पर उठने वाली धुंधली वाष्प का वर्णन किया है, जो आकाश की ची और धरती के तत्व के बीच एक अंतरंग संवाद है। और जब हम अग्नि विभाग की ओर मुड़ते हैं तो ली शिज़ेन का वर्णन एक गर्म रंगत वाली स्तरीकृत सुंदरता को प्रदर्शित करता है। उन्होंने अग्नि के गुणों का विस्तार से विश्लेषण किया, जिसमें भयंकर वज्र अग्नि, बिजली की आग, रहस्यमयी जुगनू की रोशनी से लेकर औषध शास्त्रियों द्वारा सबसे अधिक प्रशंसित शहतूत की लकड़ी की अग्नि तक शामिल हैं।
शहतूत की लकड़ी की अग्नि को सबसे शुद्ध और शांतिपूर्ण ऊष्मा स्रोत माना जाता है। देर रात औषधि उबालते समय चूल्हे में जलती हुई शहतूत की लकड़ी से हल्की मीठी कड़वी सुगंध निकलती थी। ली शिज़ेन ने देखा कि शहतूत की लकड़ी की अग्नि की लपटें एक स्थिर और संयमित नारंगी लाल रंग की होती हैं। इसकी ऊष्मा न तो तेज होती है और न ही उग्र। ये धीरे धीरे औषधीय सामग्री के रेशों में प्रवेश कर सकती है और उनमें गहराई में छिपी औषधीय गुणों को धीरे से जगा सकती है। इसके विपरीत पुरानी या मिश्रित लकड़ी से निकलने वाली आग की लपटें तीखी, उग्र और धुंधली होती हैं, जो जड़ी बूटियों के सूक्ष्म गुणों को आसानी से नष्ट कर सकती हैं। अग्नि स्रोत के प्रति यह सावधानी मात्रा के प्रति ली शिज़ेन की गहरी समझ को दर्शाती है। वे अच्छी तरह जानते थे कि अग्नि केवल पदार्थों को बदलने वाली ऊर्जा नहीं है, बल्कि एक माध्यम भी है जो औषधीय गुणों को मानव शरीर के मेरिडियन यानी ऊर्जा मार्ग में निर्देशित कर सकती है। पानी और अग्नि के इस गुथे हुए प्राकृतिक क्रम में ली शिज़ेन ने एक अद्भुत प्राकृतिक संवेदनशीलता देखी। पानी औषधि को वहन कर सकता है और अग्नि ची को चला सकती है। कड़ाके की ठंड में पानी के घड़े में जमी वास्ते पपड़ों से लेकर भीषण गर्मी में एकत्र किए गए कुएं के पानी तक, पानी की हर बूंद में वर्तमान तापमान और ऋतु की लय अंकित है। मुगवट को जलाने वाली हल्की आग से लेकर धातु को गढ़ने वाली लाल कमल जैसी तेज आग तक, प्रकाश की हर किरण ऊर्जा के परिवर्तन और पुनर्जन्म का प्रतीक है। आधुनिक मनुष्यों द्वारा अनदेखी की गई ये बारीकियां ली शिज़ेन के लेखन में प्रकृति का एक मार्मिक वृहद चित्र बनाती हैं। वो हमें दिखाते हैं कि उस एक कटोरे कड़वी औषधि के पीछे वास्तव में वर्षा बूंदों का संघनन, शर्तोत की लकड़ी का जलना और ये कि कैसे स्वर्ग और पृथ्वी की ची मानव शरीर की जीवन शक्ति के साथ प्रतिध्वनित होती है कि एक भव्य यात्रा छिपी है। पानी और अग्नि के स्रोत पर हमने सभी चीज़ों के सबसे सच्चे, सबसे शुद्ध भौतिक गुणों को देखा और प्रकृति माँ के प्रति ली शिज़ेन की सबसे गहरी और सूक्ष्म श्रद्धा और प्रेम को भी सुना। पृथ्वी की गहराई में प्रवेश करते ही सभी चीज़ों के उगने का शोर धीरे धीरे दूर हो जाता है और उसकी जगह एक शांत और कठोर स्थिरता ले लेती है। बैनकाओ गंगमू की विशाल संरचना में ली शिज़ेन ने अपनी दृष्टि हरे भरे वनस्पतियों से हटाकर उन आधारशिलाओं पर डाली जो सभी चीज़ों को सहारा देती हैं। धातु और पत्थर और भूविज्ञान, ये केवल एक औषध ग्रंथ का विस्तार नहीं था, बल्कि पृथ्वी की हड्डियों की एक गहरी पड़ताल भी थी। उनके लेखन में मिट्टी विभाग और पत्थर विभाग ने उन प्रतीत होने वाली ठंडी खनिज शिराओं को जीवन की लय और ब्रह्मांड के दर्शन से भर दिया। ली शिज़ेन ने विस्मय व्यक्त किया कि मिट्टी पंच तत्वों की स्वामिनी है, कुन का शरीर है, जो सभी चीज़ों को बिना कुछ कहे धारण करती है। जब हम गहरे पहाड़ों की एकांत घाटियों से गुजरते हैं तो चिकित्सक की आंखों में पैरों के नीचे की हर इंच मिट्टी का अनूठा स्वभाव होता है। हालांकि सबसे मनमोहक वे क्रिस्टल हैं जो चट्टानों की दरारों में छिपे होते हैं। उन गहरी घाटियों में जहां साल भर बादल और कोहरा छाया रहता है और झरने कलकल करते बहते हैं, चट्टानों की दीवारों पर मछली के शल्कों जैसी रहस्यमयी चमक बिखरी होती है। वही अभ्रक या माइका है। ली शिज़ेन के विवरण में अभ्रक का आकार परत दर परत बादलों की छाया जैसा है और उसके क्रिस्टल में अत्यंत उत्तम विदलन दिखता है। आप अपनी उंगलियों से इसे धीरे से छील सकते हैं और ये झींगुर के पंख जितना पतला फज जितना पारदर्शी पत्ती जैसा बन जाएगा। धूप में देखने पर उसकी हल्की मोतियों जैसी चमक पहाड़ों और नदियों की संघनित आत्मा जैसी लगती है। प्राचीन लोग इसे अमृतत्व प्राप्त करने की पवित्र औषधि मानते थे, जबकि ली शिज़ेन के सूक्ष्म अवलोकन के तहत ये परतदार शल्कीय क्रिस्टल रूप में प्रकट हुआ, जो ग्रेनाइट या कायांतरित चट्टानों की शिराओं में उगता है और लाखों वर्षों से पहाड़ों के परिवर्तन के पथ को दर्ज करता है। और जब हम अधिक ठंडी नम पत्थर की गुफाओं में प्रवेश करते हैं तो हमें एक बिल्कुल अलग चमक दिखाई देती है। वो जिप्सम है जिसे ली शिज़ेन ने हिम पत्थर कहा था। गुफा की मंद रोशनी और छाया में जिप्सम के क्रिस्टल लंबे खंडों या रेशेदार समुच्चय के रूप में दिखाई देते हैं। पूरा टुकड़ा पाले और बर्फ जैसा चांदी सफ़ेद होता है, लेकिन इसकी बनावट अत्यंत कोमल और नम होती है। छूने पर ठंडक महसूस होती है। ये प्रकृति का सबसे अद्भुत संघनन एजेंट है, जो अक्सर नमक की चट्टानों के साथ सहजीवी रूप से उगता है। सूखे झील के बेसिनों या चट्टान की दरारों में धीरे धीरे बढ़ता है और एक नाजुक व रेशम जैसी चमकदार बनावट बनाता है। ली शिज़ेन के लिए जिप्सम का मूल्य उसके तीखे, मीठे और अत्यंत ठंडे गुणों में निहित था।
ये बड़े पहाड़ों की गहराई में एक शीतलता की तरह है, जो विशेष रूप से मानव शरीर के भीतर की गर्मी और प्यास को शांत करता है। जिप्सम का हर पारदर्शी टुकड़ा ऐसा है मानो प्राचीन शीतलता को संचित किए हो, जो चिकित्सक के औषध बर्तन में प्राणियों को शांत करने की शक्ति छोड़ता है। और भी अधिक एकांत और दुर्गम स्थानों की ओर जाने पर झरनों के अंत में चमकदार पंचरत्न पत्थर बिखरे हुए मिलते थे। ये पत्थर केवल एक ही खनिज नहीं थे, बल्कि प्रकृति के रंगों का एक संगम थे। ली शिज़ेन के लेखन में ये ऊंचे पहाड़ों की अंधेरी कोनों में फैले हुए थे। कुछ अगेट सुलेमानी पत्थर की तरह रंगीन थे, कुछ पन्ना की तरह हरे थे। उनके रंग स्पष्ट रूप से मिश्रित थे, मानो वे प्राचीन देवी द्वारा आकाश को जोड़ने के समय गिरे हुए टुकड़े हों। ये खनिज समय की कसौटी पर खरे उतरने के बाद स्वाभाविक रूप से बने क्रिस्टल के रूप में दिखाई देते थे, कुछ अंडे के समान गोल, कुछ तीखे और उभरे हुए किनारों वाले। मानव बस्ती से दूर गहरी खाइयों में फैले हुए थे, चुपचाप पुरानी काई और झरनों के साथ रहते थे। भूवैज्ञानिक परिवर्तन बेनकाओ गनमू में सूक्ष्म बनावट और औषधीय गुणों में बदल गए। ली शिज़ेन ने इन खनिजों के क्रिस्टल रूपों के माध्यम से प्राकृतिक व्यवस्था के रहस्यों को समझा। मिट्टी की गर्माहट, अभ्रक की हल्कीपन, जिप्सम की शीतलता और पंचरत्न पत्थरों की चमक। ये खनिज निर्जीव वस्तुएं नहीं थे, बल्कि पृथ्वी के स्पंदन की एक ठोस अभिव्यक्ति थे। गहरी घाटी के तल और भारी पहाड़ों में वे समय के रहस्यों की रक्षा करते हुए गेड़ी बूटियों के साथ मिलकर एक सर्वव्यापी अविनाशी पूर्वी प्राकृतिक चित्र बनाते हैं। जब हम बेनकाओ गंगमू के पीले पड़ चुके और भारी खंडों को खोलते हैं तो ऐसा लगता है मानो हम केवल शब्द नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि ली शिज़ेन के पद चिन्हों पर चलते हुए प्रकृति के सूक्ष्म ब्रह्मांड का एक दरवाज़ा खोल रहे हैं। घास विभाग की भव्य योजना में जीवन को सबसे गतिशील और सूक्ष्म स्पर्श दिया गया है। ली शिज़ेन ने इन हजारों जीवों को पहाड़ी घास, सुगंधित घास, लता घास जैसी श्रेणियों में विभाजित किया। ये केवल वर्गीकरण की सटीकता के लिए नहीं था, बल्कि हर रेशे, हर सुगंध के पीछे छिपी जीवन जीने की बुद्धिमत्ता को पकड़ने के लिए भी था। आइए अपनी नज़र धीरे धीरे बादलों और ऊंची चोटियों के बीच स्थित पहाड़ी घास पर ले जाएं। पहाड़ी घास में दुनिया से कटी हुई एक उच्च गरिमा और दृढ़ता होती है, जिनमें जिनसिंग और एस्ट्रागैलिस प्रमुख हैं। उनकी जीवन लय धीमी और गहरी होती है। चांगबाई पर्वत के आदिम वन के भीतर एक जंगली जिनसेंग का पौधा कई दशकों के शीत और ग्रीष्म का सामना कर रहा है। जब कड़ाके की सर्दी आती है और सब कुछ उजाड़ हो जाता है, तो पहाड़ी घास का ऊपरी भाग सूख जाता है। लेकिन गहराई में दबी काली मिट्टी के नीचे वो मानव आकार का राइजोम एक मूक निगरानी कर रहा होता है। सूक्ष्म अवलोकन के तहत जड़ों और तनों की कोशिका भित्तियां कम तापमान में असाधारण रूप से मोटी हो जाती हैं और धीरे धीरे पिघली हुई बर्फ से परिवर्तित स्टार्च और सैपोनिन जमा करती हैं। जब वसंत की पहली गड़गड़ाहट होती है और जमी हुई मिट्टी पिघलती है, तो लंबे समय से निष्क्रिय रेशेदार ऊतक पुनर्जीवित होने लगते हैं। रस सूक्ष्म नलिकाओं में चुपचाप बहने लगता है, जिससे एक ऐसी लय उत्पन्न होती है जो नग्न आंखों से नहीं देखी जा सकती। पहाड़ी घास के पत्ते अक्सर मोटी बनावट वाले होते हैं। ये उच्च पहाड़ों की तेज रोशनी और शुष्कता का सामना करने के लिए होता है। वे ऋतुओं के परिवर्तन में एक गहरी संचयन और धीमी अभिव्यक्ति की सुंदरता प्रदर्शित करते हैं। पृथ्वी की भारीपन को मीठे और मर्मस्पर्शी औषधीय गुणों में बदलते हैं, कड़वाहट में एक लंबी देर तक रहने वाली हल्की मिठास के साथ। दूसरी ओर सुगंधित घास श्रेणी इस प्राकृतिक सिम्फनी में सबसे मनमोहक घ्राण आयाम जोड़ती है। पुदीना, बैझी और कैंगशू से भरी एक घाटी में चलने पर हवा में एक स्पष्ट रूप से परतदार ताजगी फैल जाती है। ये एक शक्तिशाली जीवन शक्ति है जिसे बिना स्पर्श किए भी महसूस किया जा सकता है। यदि हम अपनी सांसें रोककर बैझी के पत्तों का अवलोकन करें तो हमें पता चलेगा कि उसकी हरी भरी सतह पर अनगिनत छोटे, लगभग पारदर्शी ग्रंथि रोम फैले हुए हैं। ये ग्रंथि रोम प्रकृति की सूक्ष्म रसायन शालाओं एसिस की तरह हैं। दोपहर की धूप में गर्मी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करती है और पत्तियों की नसों में गहराई से जमा वाष्पशील तेल बाहर निकलना शुरू हो जाता है। वो सुगंध एक जैसी नहीं रहती। सुबह की ओस के साथ वो ठंडी और ताज़ी होती है, दोपहर में एक तीव्र औषधीय सुगंध में बदल जाती है और शाम को एक शांत, तीखी शीतलता में जम जाती है। ली शिज़ेन ने लिखते समय निश्चित रूप से अनगिनत बार इन पत्तियों को अपनी नाक पर रखा होगा ताकि वो आवृत्ति पकड़ सकें जो फेफड़ों और आंतरिक अंगों के साथ प्रतिध्वनित होती है। सुगंधित घास की खुशबू केवल कीड़ों को आकर्षित करने के लिए नहीं होती, बल्कि ये उनके आत्म सुरक्षा का एक सुरक्षात्मक जाल भी है।
वे सुगंधित अणु हवा में स्पंदित होते हुए एक अदृश्य अवरोध का निर्माण करते हैं, और लता घास का विकास एक मूक लेकिन शानदार दृश्य विस्तार है। हनीसकल, कुड्जू वाइन और शिजांद्रा में सीधे लकड़ी के तने नहीं होते, फिर भी उनमें एक कोमल और दृढ़ लचीलापन होता है। उनके मुड़े हुए प्रतानों यानी टेंड्री ड्रिल्स का अवलोकन करें। वे हवा में धीरे धीरे घूमते हैं, किसी भी सहारे की तलाश में जिस पर वे चिपक सकें। जैसे ही वे किसी सहारे के संपर्क में आते हैं, लता घास एक अद्भुत स्पर्शानुवर्तन थिग्मोट्रॉपिज्म प्रदर्शित करती है। कोशिकाओं में संपर्क सतह और गैर संपर्क सतह के बीच अलग अलग वृद्धि दरें होती हैं, जिससे तना एक सुंदर ज्यामितीय सर्पिल की तरह ऊपर की ओर मुड़ जाता है। गर्मी की मूसलाधार बारिश में लता घास हवा के साथ झूलती है, लेकिन आसानी से टूटती नहीं। उनके पत्ते एक दूसरे पर चढ़ने और आपस में गुंथने की रणनीति अपनाते हैं, जिससे वे गिरने वाली सूरज की रोशनी के हर इंच का सटीक उपयोग करते हैं। शरद ऋतु आने पर लता घास के फल अगेट की तरह सूखे बेलों पर लटकते हैं और उन चमकीले लाल या बैंगनी काले रंगों में पूरे मौसम की धूप और ओस समाहित होती है। ली शिज़ेन के लेखन में घास विभाग गतिशील और ऊष्मा से भरा है। सूक्ष्म कोशिका स्पंदन से लेकर व्यापक मौसमी उत्थान और पतन तक घास का हर तिनका पृथ्वी द्वारा सभी जीवों को लिखा गया प्रेम पत्र है। प्राकृतिक व्यवस्था की इस लय में पहाड़ी घास की दृढ़ता, सुगंधित घास की खुशबू और लता घास की कोमलता मिलकर पूर्वी जड़ी बूटियों का एक जीवंत चित्र बनाती हैं, जो समय की लंबी धारा में अपनी व्यवस्था की सुंदरता को चुपचाप बिखेरती रहती हैं। सुबह होते ही पतली धुंध मिंग राजवंश की यांगजी नदी के मध्य और निचले इलाकों के खेतों को हल्के रेशम के आंचल की तरह ढक लेती है। हवा में गीली मिट्टी और नए अंकुरित पत्तों की मिलीजुली खुशबू फैल जाती है। ये इंतजार और सांस लेने की एक कहानी है। ली शिज़न में बेनकाओ गंगमू के अनाज विभाग और सब्जी विभाग में लगभग श्रद्धापूर्ण लेखनी से उन जीवन आधारों को दर्ज किया जिन्होंने पूर्वी सभ्यता की रीढ़ को सहारा दिया। इसके साथ ही आंखों के सामने विशाल धान के खेत आते हैं, जहां सुबह की ओस की बूंदें धान के पत्तों की नोकों पर झूल रही हैं, जो झुककर काम करते किसानों की परछाइयों को दर्शा रही हैं। ये केवल अस्तित्व के लिए की गई खेती नहीं है, बल्कि ये हजारों वर्षों से चली आ रही मनुष्य और पौधों के बीच एक मूक और सहज तालमेल है। पंच अन्न, 5 प्रकार के अनाज, ये केवल पेट भरने वाली ऊर्जा नहीं है। ली शिज़ेन की नज़र में ये स्वर्ग और पृथ्वी की पवित्र चीख धारण करने वाले माध्यम हैं। प्राचीन शेन्नोंग द्वारा अनाजों को अलग करने और खेती सिखाने की किंवदंती से लेकर मिंग राजवंश के गांवों में खेतों के जाल के वास्तविक दृश्यों तक, अनाजों की खेती का इतिहास मनुष्य और भूमि के विलय का एक विकासवादी इतिहास है। देखिए, धान की वो भारी बाली पतझड़ की हवा में सरसराहट की फुसफुसाहट कर रही है। वो पृथ्वी की प्रतिध्वनि है। वो सीधा खड़ा गेहूं सर्दियों की पाले में अपनी दृढ़ता दिखाता है। वो जीवन के लिए प्राकृतिक व्यवस्था की एक परीक्षा है। ली शिज़ेन ने बारीकी से देखा कि अनाज का हर दाना, चाहे वो सुनहरा पीला बाजरा या गोन और भरा हुआ सोयाबीन, वसंत में उगने, गर्मी में बढ़ने, पतझड़ में कटने और सर्दियों में संग्रहित होने की लय का पालन करता है। उन्होंने लिखा, पंच अन्न पोषण के लिए हैं। ये केवल एक चिकित्सीय सलाह नहीं थी, बल्कि पृथ्वी के उभारों की गहरी समझ भी थी। खेत में किसानों का फावड़ा मिट्टी से टकराकर एक धीमी और स्थिर लय पैदा करता है। हर फावड़े की गहराई पौधे के बढ़ने के स्थान का एक सटीक विचार है, और यही मनुष्य और पौधों के बीच श्रम के माध्यम से प्राप्त सहजीवी बंधन है। पलटकर खेत के किनारे छोटे से बगीचे में प्रवेश करने पर वहां एक और रंगीन दुनिया है। सब्जी विभाग में वर्णित पंच सब्जियां अनाज की ची यानी ऊर्जा में सहायता करती हैं और अवरोधों को दूर करती हैं। वो सुगंध और रंगों से भरा एक स्थान था। तीखी अदरक पृथ्वी की गहराई में चुपचाप गर्म तीखा स्वाद जमा कर रही थी। हरी भरी चाइव्स कटाई के बाद फिर से तेजी से उग रही थीं, जो जीवन की अद्भुत लचीलापन दिखाती थी। और वो सुंदर रंग की पत्ता गोभी, जिसके पत्तों पर बारीक सिलवटों में ऋतुओं की ठंडक और गर्मी छिपी थी। ली शिज़ेन इन बगीचे की सब्जियों का अवलोकन करते समय न केवल उन्हें खाद्य सामग्री के रूप में देखते थे, बल्कि वे उन्हें मिट्टी से पानी चूसते हुए और चांदनी में अपने पत्तों को फैलाते हुए भी सुनते थे। बगीचे में काम करना और भी सूक्ष्म होता है। किसान झुककर खरपतवार हटाते हैं, अपनी उंगलियों से सब्जी के पत्तों की बनावट को धीरे से छूकर सिंचाई के सही समय का अनुमान लगाते हैं। ये स्पर्श की अंतःक्रिया पौधों के साथ लंबे समय तक सहजीवन से विकसित एक सहज ज्ञान है। ये हथेलियों की कड़ी गांठों और पत्तों की कोमलता के बीच प्रजातियों को पार करता हुआ
एक गहरा भावनात्मक संवाद है। मिंग राजवंश के कृषि समाज में मनुष्य और पौधों के बीच कोई विजय नहीं थी, बल्कि एक आपसी उपलब्धि थी। जब किसान का पसीना सूखी मिट्टी की दरारों में गिरता था, तो पौधे सबसे हरे भरेपन के साथ प्रतिफल देते थे। जब ली शीज़ेन मंद रोशनी में अनाजों और सब्जियों की खेती के इन ज्ञान को बेनकाओ गंगमू के भारी अध्यायों में बदल रहे थे, तो वे केवल पौधों के औषधीय गुणों को ही दर्ज नहीं कर रहे थे, बल्कि प्राकृतिक व्यवस्था के प्रति मानव जाति की सबसे गहरी श्रद्धा को भी। मिट्टी की भारीपन, अनाज के छिलकों की खुरदुरीपन, सब्जी के पत्तों की ताजगी, ये संवेदी यादें मिलकर खेतों के रोजमर्रा के जीवन का संगीत रचती हैं। ये रक्त में निहित एक सांस्कृतिक पहचान है। समय की लंबी नदी में मनुष्य और पौधे हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे हैं। हर सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ये पूर्वी, सबसे शुद्ध जीवन स्पंदन धान और सब्जियों की सुगंध के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है और कभी नहीं मिटता। जब सुबह की धुंध पहाड़ों और घाटियों के बीच धीरे धीरे बहती है, तो पूरा जंगल नम हवा में जागृत होता प्रतीत होता है। ली शीज़ेन इस हरे भरे जंगल के बीच से गुजरते हुए अपनी नज़रें ज़मीन से उगने वाली जड़ी बूटियों से हटाकर उन विशाल वृक्षों पर ले जाते हैं जो आसमान को छूते हैं, और उन घनी नीची झाड़ियों पर जो आपस में गुंथी हुई हैं। ये केवल जीवन के पैमाने में एक उछाल नहीं था, बल्कि बेनकाओ गंगमू में वृक्ष विभाग और फल विभाग की प्राकृतिक व्यवस्था पर एक गहरी दृष्टि भी थी। ली शीज़ेन के लेखन में पेड़ पर्वतीय वनों की रीढ़ हैं। वे अपना सिर आसमान की ओर उठाए खड़े हैं, जो अडिग और भव्य मुद्रा को दर्शाते हैं। उस 1000 साल राने देवदार को देखिए। उसकी छाल नीले ड्रैगन के शल्कों जैसी है। धब्बों के बीच से लोहे के नीले रंग की स्थिरता झलकती है। उसकी विकास की बनावट तने के अंदर चुपचाप घूमती है। हर वार्षिक वलय समय और ठंड से खुदी हुई एक गुप्त भाषा है। ये बनावटें कुछ तो बहते बादलों और पानी की तरह चिकनी हैं, और कुछ तूफानी लहरों की तरह उलझी हुई हैं, जो वर्षा की प्रचुरता और सूखे की समाप्ति को दर्ज करती हैं। इसके विपरीत झाड़ियां जीवन के एक अलग, विनम्र और दृढ़ सौंदर्य शास्त्र को प्रदर्शित करती हैं। वे पेड़ों की छाया में सिर झुकाकर मंडराती हैं। उनकी शाखाएं पतली लेकिन अत्यधिक लचीली होती हैं। गुंथी हुई बनावटें पृथ्वी द्वारा बुनी गई कढ़ाई की तरह हैं, जो मिलीमीटर के भीतर जीवन की सघनता और जटिलता को दर्शाती हैं। ऋतुओं का चक्र फलदार वृक्षों के फूलने के समय में सबसे स्पष्ट छाप छोड़ता है। ली शीज़ेन ने बारीकी से देखा कि फूलने की अवधि की जटिलता और सादगी में अक्सर निर्माता का गहरा अर्थ छिपा होता है। कुछ फलदार वृक्ष फूलते समय अत्यंत सरल होते हैं, जैसे सर्दियों में वैक्स प्लम, जो ठंडी हवा में गर्व से 1 या 2 कोमल पीले फूल खिलाते हैं, ठंडे और शुद्ध, मानो वे कड़ाके की सर्दी के साथ एक मूक टकराव में हों। हालांकि जब बसंत की हवा पहाड़ी लकियों पर बहती है, तो आड़ू और बेर के फूल एक अलग ही दृश्य प्रस्तुत करते हैं। वो अत्यधिक जटिलता है। हजारों कलियां एक साथ शाखाओं पर फूट पड़ती हैं। गुलाबी बादल और सफ़ेद उड़ती बर्फ एक दूसरे को निखारते हैं। उनकी सघनता इतनी होती है कि वे नए उगने वाले पत्तों को भी ढक लेती हैं। साधारण से जटिल में ये परिवर्तन केवल रंगों का एक दृश्य उत्सव नहीं है, बल्कि पृथ्वी और शाखाओं के बीच ऊर्जा के प्रवाह का एक स्पष्ट प्रमाण भी है। इसके बाद होने वाला फल का रूपांतरण रंग और बनावट के बारे में एक जादुई कीमिया है। जो शुरू में शाखाओं कर लटके होते हैं, वे अक्सर कच्चे और जिद्दी हरे रंग के होते हैं, जो जीवन का रक्षात्मक रंग है। गर्मी की धूप जैसे जैसे गाढ़ी होती जाती है, फल के रंग में एक अद्भुत परिवर्तन आना शुरू होता है। उस खुरमा को देखिए, जो हरे पीले से नारंगी पीले में बदलता है और अंततः शरद ऋतु के कड़ाके की ठंड में एक पारदर्शी अग्नि लाल रंग में जम जाता है। उसकी त्वचा से तो सफ़ेद बर्फ जैसी खुरमा की परत भी निकलती है। वो समय द्वारा तैयार की गई मिठास है। और वो स्याही जैसा गहरा बैंगनी अंगूर, सिंदूर जैसा लाल अनार, हर रंग का गहरा होना फल के अंदर की तीखेपन और खटास के कम होने का प्रतीक है, जो जीवन को पोषण देने वाली मिठास में बदल जाता है। पहाड़ी जंगलों में पेड़ों की मुद्रा प्रकृति की सबसे जीवंत कलाकृति है। कुछ पेड़ खड़ी चट्टानों पर उगते हैं। अस्तित्व के लिए उनकी शाखाओं को मुड़ना और नीचे की ओर झुकना पड़ता है, जिससे एक मजबूत और शक्तिशाली उल्टी लटकती मुद्रा बनती है, मानो वे गुरुत्वाकर्षण से जूझ रहे हों। कुछ पेड़ खुले मैदानों में उगते हैं तो अपनी शाखाओं को चारों दिशाओं में फैलाते हैं, जिससे छाते जैसी गोल आकृति बनती है, शांत और भव्य। ली शीज़ेन के अवलोकन के माध्यम से हम केवल जड़ी बूटियों के ढेर को नहीं देखते, बल्कि एक ऐसा प्राकृतिक विश्वकोश देखते हैं जो ऊंचाई नीचाई, जटिलता सरलता के सह अस्तित्व और रंगों के प्रवाह से बना है, जो काव्य और व्यवस्था से परिपूर्ण है। हर फलदार वृक्ष का विकास
पृथ्वी के कोरे कागज पर समय के गहरे और रंगीन स्याही का एक छिड़काव है। बिनकाओ गंगमू के 40वें खंड के कीट विभाग में प्रवेश करते ही हम अपने दृष्टिकोण को छोटा करते हैं। ग्रीष्मकालीन घास के मैदानों की गहरी हरी पर्दा को भेदते हुए छोटे जीवों द्वारा निर्मित एक सटीक और काव्यात्मक व्यवस्था की दुनिया में प्रवेश करते हैं। यहाँ ली शिजिन केवल चिकित्सा सूत्रों को देखने वाले एक चिकित्सक नहीं थे, बल्कि प्रकृति के साथ एक ही लय में सांस लेने वाले एक व्यापक पर्यवेक्षक थे। मिंग राजवंश की शांत चांदनी रात में उन्होंने अपनी सांसें रोककर उन चीजों को दर्ज किया जिन्हें दुनिया आसानी से अनदेखा कर देती है। अस्तित्व और सौंदर्य शास्त्र की भव्य व्याख्याएं। सबसे पहले आइए हम अपनी नजरें मध्य ग्रीष्म की आधी रात में पुराने शीशम के पेड़ के नीचे टिकाएं। वो टिड्डों का रूपांतरण है। ली शिजिन ने अपनी पुस्तक में इसे मिट्टी और लकड़ी की शेष ऊर्जा से उत्पन्न, हवा पीकर और ओस चूसकर जिसकी ऊर्जा शुद्ध और सूक्ष्म होती है के रूप में देखा। नम और जड़ी बूटियों सुगंध वाली मिट्टी में कई वर्षों से निष्क्रिय निम्फ ने आखिरकार ऋतु का आवाहन सुना। वो धीरे धीरे मिट्टी के गड्ढे से बाहर निकला। उसके वे अग्रपाद, जो मिट्टी खोदने के लिए विशेष रूप से विकसित हुए थे, इस समय पेड़ की खुरदरी छाल को कसकर पकड़े हुए थे। चढ़ाई का हर कदम भारी और दृढ़ था। जब पीठ के कवच पर चांदनी में धातु और पत्थर के फटने जैसी एक पतली दरार दिखाई देती है, तो जीवन का सबसे शानदार रूपांतरण शुरू होता है। वो नरम और लगभग पारदर्शी शरीर सूखे भूरे खोल से मुश्किल से बाहर निकलता है। नवजात पंख पहले कली की तरह सिकुड़े हुए थे, हल्के हरे नम चमक के साथ, जैसे चांदनी में भीगी हुई पतली रेशमी चादर। जैसे जैसे शारीरिक द्रव धीरे धीरे नसों में प्रवाहित होता है, पंख हवा में धीरे धीरे फैलते और कठोर होते जाते हैं। अंततः एक सटीक वाद्य यंत्र में बदल जाते हैं जो पूरे ग्रीष्मकाल की गूंज पैदा कर सकता है। और वो बचा हुआ खाली खोल वही है जो औषध ग्रंथ में टिड्डे की कैंचुली सिकाडा स्लफ के रूप में दर्ज है। ये कभी जीवन का कारागार था, लेकिन अब ये वायुजनित गर्मी को दूर करने, आंखों की रोशनी बढ़ाने और डर को शांत करने वाली एक चमत्कारी औषधि बन गया है, जो पुनर्जन्म के एक सूक्ष्म सौंदर्य शास्त्र का साक्षी है। घने जंगल से ढके अंधेरे कोने में मुड़ने पर मकड़ी प्रकृति की सबसे अद्भुत ज्यामितीय इंजीनियरिंग का प्रदर्शन कर रही है। उसके द्वारा स्रावित रेशम का धागा तरल प्रोटीन का एक चमत्कार है, जो हवा के संपर्क में आते ही तुरंत जम जाता है। ली शिजिन ने अवलोकन में उसके जाल बुनने की चतुराई पर आश्चर्य व्यक्त किया। मकड़ी सबसे पहले उच्चतम बिंदु पर चढ़ती है, हवा में एक धागा छोड़ती है, जब तक कि वह देता कि वो दूसरे किनारे तक पहुंच चुकी है, जैसे एक वास्तुकार शून्य को पार करने वाला मुख्य स्तंभ स्थापित करता है। उसके बाद वो अपने पैरों को माप के रूप में उपयोग करके केंद्र से बाहर की ओर फैलते हुए सटीक देशांतर और अक्षांतर बनाती है। हर रेशम के धागे का प्रतिच्छेदन बिंदु जीवन के धैर्य को समाहित करता है। हर हल्की कंपन उसकी दुनिया को महसूस करने की स्पर्श संवेदना है। सुबह की ओस की वर्षा के बाद ये जाल मोतियों से सजे चांदी के हार जैसा लगता है, जो बिखरी हुई धूप को परावर्तित करता है। ये केवल शिकार का फंदा नहीं है, बल्कि प्रकृति में सबसे लचीली वास्तुशिल्प संरचना है। ये बाल जितने पतले मकड़ी के जाले बेनकाओ गंगमू में घावों से रक्तस्राव के इलाज के लिए दर्ज किए गए हैं। वो एक छोटा सा जीवन है जो अनजाने में मनुष्य को एक और कोमल सुरक्षा प्रदान करता है। नजरें फिर से घूमती हैं, छत के नीचे या पहाड़ी चट्टानों के बीच मधुमक्खी के छत्ते पर पड़ती हैं। यहाँ ली शिजिन द्वारा प्रशंसित मधुमक्खियों में राजा और प्रजा का शिष्टाचार होता है परिलक्षित होता है। मधुमक्खियों का झुंड अपनी लार को पौधों के रेशों या के साथ मिलाकर अत्यंत परिश्रम से उन षटकोणीय मधुकोशों अर्थात खुले मधुमक्खी के छत्तों का निर्माण करता है। मिट्टी के हर गोले का ढेर, छत्ते की दीवार के हर इंच का चिकनापन पूर्ण समरूपता और नियमितता का पालन करता है। वह सामूहिक व्यवस्था का क्रिस्टलीकरण है और प्रकृति द्वारा अंतरिक्ष के उपयोग का परम प्रदर्शन भी। इन अंधेरे मधुकोशों में सफ़ेद प्यूपा शांति से विकसित होते हैं। ली शिजिन ने उनके औषधीय गुणों को विस्तार से दर्ज किया और शब्दों में घोंसला बनाने का ये कार्य एक मंच की तरह है, जैसे एक राष्ट्र का निर्माण करना की भव्यता की प्रशंसा भी की। कीट विभाग का सूक्ष्म जगत जीवन श्रृंखला की सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे दृढ़ कड़ी है। ली शिजिन के लेखन में ये जीव अब केवल तुच्छ रेंगने वाले प्राणी नहीं हैं, बल्कि अस्तित्व, वास्तुकला और रूपांतरण के चमत्कार हैं। वे चुपचाप टिड्डे बनते हैं, जाल बुनते हैं, घोंसले बनाते हैं, प्रकृति की व्यवस्था को इस पूर्वी जड़ी बूटी विश्वकोश में पिरोते हैं, ताकि भविष्य की पीढ़ियां इसे पढ़ते समय न केवल बीमारियों के इलाज के लिए नुस्खा सकें, बल्कि उन छोटी जीवों में शाश्वत और अमर प्राकृतिक व्यवस्था की सुंदरता को भी देख सकें।
जब सुबह की धुंध अभी भी नदी की सतह पर मंडरा रही थी और हवा में पानी के सूक्ष्म कण ठंडी और नम बूंदों में संघनित हो रहे थे, ली शिजन की नज़रें लहरों की परतों को भेदती हुईं, शांत और जीवंत, शल्कीय और कवचधारी जीवों के जल जगत में गहराई तक पहुंच चुकी थीं। ये पानी के बारे में एक गहरा अन्वेषण है। बेनकाओ गंगमू के लेखन में नदियां और झीलें केवल बहते हुए तरल पदार्थ नहीं रह गए, बल्कि व्यवस्था, ज्यामितीय सुंदरता और आध्यात्मिकता से भरा एक गहरा महल बन न गए। यहाँ जलीय जीव पनपते हैं। उनकी हर बनावट, हर शल्क प्राकृतिक विकास के रहस्यों को दर्ज करता है। जरा उस साफ धारा में तैरती हुई कोई मछली को देखें। सूर्यास्त की अंतिम किरणें उसके पूरे शरीर को बहते हुए पिघले सोने की एक परत से ढक देती हैं। ली शिज़ेन ने अपनी अत्यंत सूक्ष्म अवलोकन शक्ति से बताया कि मछलियों के शल्क अव्यवस्थित ढंग से ढेर नहीं होते, बल्कि प्राचीन योद्धाओं के कवच की तरह प्राकृतिक नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए व्यवस्थित होते हैं। कोई मछली की पार्श्व रेखा पर 3600 गोल शल्के हर एक अर्ध पारदर्शी बनावट के साथ चमकती है, जिसके किनारे सूक्ष्म नक्काशी वाले दांतेदार होते हैं। ये केवल रक्षात्मक ढाल नहीं है, बल्कि जल प्रवाह के प्रतिरोध और तापमान परिवर्तनों को महसूस करने वाला एक सटीक उपकरण भी है। जब मछली गहरे कुंड में अपनी पूंछ मोड़कर घूमती है, तो शल्कों के बीच से प्रकाश और छाया एक आकर्षक इंद्रधनुषी चमक बिखेरती है, मानो पूरी बड़ी नदी की लहरों का प्रकाश इस चंचल शरीर पर ही केंद्रित हो गया हो। और वो विशालकाय स्टर्जन मछली, जिसके शरीर पर तारों की तरह सजी हुई कठोर अस्थि पट्टिकाएं होती हैं, उसकी खुरदुरी और आदिम बनावट ऐसा लगता है जैसे प्राचीन कीचड़ से निकाला गया एक जीवित जीवाश्म हो, जो अशांत धाराओं में जीवन द्वारा गढ़ी गई दृढ़ता की कहानी कहता है। नजरें धीरे धीरे नीचे उतरती हैं, धीरे धीरे मध्यम होते प्रकाश और छाया तथा मिट्टी और रेत के जमे हुए पानी के नीचे की दुनिया में प्रवेश करती हैं। वो कवचधारी विभाग का क्षेत्र है। यहाँ कैल्शियम और खनिज लंबे समय में ज्यामितीय चमत्कारों में बुने गए हैं। ली शिज़ेन ने उन शंखों का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया जो शंखों में रहते हैं, और पाया कि उनके शरीर के स्रावों से निर्मित सर्पिल रक्षात्मक संरचनाओं में किसी प्रकार की ब्रह्मांडीय धुन छिपी हुई थी। शंख के खोल की बनावट केंद्र बिंदु से धीरे धीरे बाहर की ओर फैलती है। हर घुमावदार चाप इतनी सटीक होती है कि सांस रुक जाती है। कुछ बादलों की बनावट की तरह प्रवाहमयी होती हैं, कुछ प्राचीन वृक्षों के वार्षिक वलयों की तरह स्थिर होती हैं। ये सर्पिल केवल जीव के विकास के निशान नहीं हैं, बल्कि चंद्रमा के चरणों के घटने बढ़ने और ज्वार भाका के उतार चढ़ाव से भी गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। जब आप एक सीप के खुरदुरे और ठंडे खोल को धीरे से सहलाते हैं, तो वो ऊबड़ खाबड़ रेखाएं महासागर और चट्टानों के बीच संघर्ष के बाद की बची हुई छवि हैं। और एक बार जब आप एक सीप के खोल को खोलते हैं, तो उसके अंदर की इंद्रधनुषी रेशम जैसी नाजुक मोती की परत जीवन द्वारा अनगिनत रेत के घर्षण के नीचे प्रदर्शित की गई सबसे महान सहनशीलता और चमक है। शल्कीय और कवचधारी जीवों के इस जल जगत में पारिस्थितिकी की गहराई को स्पष्ट रूप से स्तरीकृत जीवन शक्ति प्रदान की गई है। ली शिज़ेन जल क्षेत्रों को एक पूर्ण समाज मानते थे। ऊपरी परत में धूप का पीछा करने वाली सफ़ेद मछलियां थीं, जिनका शरीर तीर की तरह हल्का था। मध्य परत में पानी के पौधों के बीच छिपी पर्च मछली थी, जो पत्थर की तरह शांत होकर अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। और निचली परत में कीचड़ में घुसने वाली ईल और कछुए थे, जो ठंडी अंधेरी धाराओं में सूर्य और चंद्रमा के सार को ग्रहण करते हुए पृथ्वी के स्पंदन के साथ तालमेल बिठाकर सांस लेते थे। उन्होंने महसूस किया कि पानी की स्पष्टता और मैलापन, तापमान की ठंडक और गर्म, यहाँ तक कि तल की मिट्टी की गुणवत्ता भी इन जीवों के गुणों और औषधीय प्रभाव को निर्धारित करती है। स्वच्छ, पारदर्शी जीवित जल से पैदा हुई मछलियों का मांस मीठा, हल्का और ऊर्जा के लिए लाभदायक होता है, जबकि गंदे गहरे तालाबों के जीव अक्सर भारी नमी और अवसादन की शक्ति लिए होते हैं। प्राकृतिक व्यवस्था की इस परम खोज ने बेनकाओ गंगमू को एक साधारण औषध ग्रंथ से परे ले जाकर जीवन की विविधता के बारे में एक महान स्तुतिगान बना दिया। जल जगत दूर नहीं, वो एक शल्क, एक सर्पिल बनावट के बीच ही है। वो ली शिज़ेन कारा शांत जल क्षेत्रों के पास भविष्य की पीढ़ियों के लिए छोड़ा गया सबसे कोमल, सबसे विस्तृत प्राकृतिक चित्र है। जब ली शिज़ेन धुंध भरी सुबह में पहाड़ी आग से अछूते गहरे पहाड़ की झाड़ियों को धीरे से हटाते हैं, तो उनके सामने की दुनिया स्थिर नहीं होती, बल्कि जीवन की एक मूक यात्रा चल रही होती है। बेनकाओ गंगमू की विशाल संरचना में पक्षी विभाग और पशु विभाग के अभिलेख केवल बीमारियों के इलाज के लिए अच्छी दवाएं खोजने के लिए नहीं थे, बल्कि ये प्रकृति के रीढ़धारी जीवों की शांत अस्तित्व स्थिति पर इस चिकित्सक थी गहरी दृष्टि भी थी।
आप कल्पना कर सकते हैं उस क्षण में जब वो गीली मिट्टी और ठंडी पहाड़ी हवा से घिरा था, ली शिज़ेन झुक गए। उनकी नज़रें जंगल के अंधेरे को भेदती हुई एक हिरण के खुर के निशान पर केंद्रित हो गईं, जो धारा के किनारे की नरम मिट्टी पर पड़ा था। वो निशान गहरे और हल्के थे, किनारों पर ताज़ी काई के कुछ अवशेष थे, जो जंगली हिरण के चौकन्ने होने पर उसकी फुर्ती और चंचलता को दर्शाते थे। उनके लेखन में हर एक निशान जीवन द्वारा जंगल में अपने अस्तित्व के लिए विकसित की गई बुद्धिमत्ता को दर्ज करता है। गर्ल की गहराई में पक्षियों के पंख प्रकृति की सबसे उत्तम ज्यामितीय उत्कृष्ट कृति हैं। ली शिज़ेन ने अवलोकन में पाया कि पक्षियों के पंखों का आकार उनके रहने वाले वातावरण से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। उस चीड़ के पेड़ों के बीच छिपे हुए सारस को देखें, उसके पंख सफ़ेद और मजबूत होते हैं। पंख की डंठल जेड की तरह चिकनी होती है। हर पंख की व्यवस्था एक दूसरे पर चढ़ी हुई टाइलों की तरह होती है, जो न केवल ऊंची ऊंचाई की कड़ाके की ठंड को पूरी तरह से रोक सकती है, बल्कि वर्षा जल को भी अपनी वक्रता पर फिसलने देती है, ताकि वो एक भी रेशे को गीला न करे। इस पंखों के परिधान की संरचना को बेन काओ गंगमू में निर्माता के क्रम की अभिव्यक्ति के रूप में देखा गया है। जब पक्षी जंगल में नीची उड़ान भरते हैं तो हवा काटने की सूक्ष्म आवाज़ घनी शाखाओं और पत्तियों द्वारा निगल ली जाती है। उनकी भोजन तलाशने की आदतें अत्यंत सावधानीपूर्वक होती हैं। वे विशेष मौसम के पौधों के बीज या पेड़ की छाल के नीचे छिपे हुए लार्वा को चोंच मारते हैं। हर सटीक चोंच पहाड़ों और जंगलों के साथ लंबे समय तक सहजीवी जीवन जीने की एक सहज वृत्ति है। ली शिज़ेन ने न केवल उनके रूपों का अवलोकन किया, बल्कि उनके शांत क्षणों में उनकी श्वसन लय को भी दर्ज किया, जो पहाड़ों, नदियों और पौधों के साथ समान आवृत्ति में प्रतिध्वनित होने वाली एक धुन थी। और जब नज़रें उन जानवरों की ओर मुड़ती हैं जो एकांत घाटियों में रहते हैं, तो उनके अस्तित्व के निशान अधिक भारी और रहस्यमय लगते हैं। पहाड़ी शेर के पदचिन्ह चौड़े और भयावह, वे जंगल के शीर्ष शिकारी की स्थिरता को दर्शाते हैं। सूखे पत्तों पर मांसल गद्दी के चलने से उत्पन्न हल्की कुचलने वाली आवाज़ पहाड़ी झरनों के कलकल ध्वनि के साथ मिलकर एक गंभीर शांति का निर्माण करती है। ली शिज़ेन ने संकलन के दौरान इन पशुओं का अत्यंत सूक्ष्मता से अवलोकन किया। उन्होंने देखा कि एल्क कड़ाके की ठंड में हवा से बचने वाली धूपदार ढलानों की तलाश करते हैं। अपनी खाल के नीचे की मोटी वसा और खोखली बालों की संरचना का उपयोग करके शरीर के तापमान को बनाए रखते हैं। उन्होंने जंगली फल तोड़ते समय बंदरों की लचीली मुद्राओं को और झुंडों के बीच संकेत देते समय उनकी लगभग आदिम भाषा जैसी आवाज़ों को दर्ज किया। ये रीढ़धारी जीव घने जंगल में अंधाधुंध नहीं दौड़ते। उनके हर रास्ते, हर ठहराव में किसी प्राचीन अस्तित्व के नियम का पालन होता है। भोजन तलाशते समय की सावधानी, आराम करते समय की सतर्कता, यहाँ तक कि मृत्यु के बाद मिट्टी में मिल जाने की मुद्रा को भी ली शिज़ेन ने अपनी परिष्कृत और काव्यात्मक लेखनी से उस विशाल हर्बल विश्वकोश में शामिल किया है। ये पंखों, पद चिन्हों और भोजन की आदतों से बुना गया एक पहाड़ी जंगल का लंबा चित्र है। यहाँ मानव समाज का कोई कोलाहल नहीं है, केवल प्रजातियों के बीच शुद्धतम ऊर्जा का प्रवाह है। ली शिज़ेन ने अवलोकन में महसूस किया कि जानवरों की और शारीरिक विशेषता इस पहाड़ी जंगल की कठोरता और उदारता के अनुकूल होने के लिए थी। मोर के पंखे जैसे शानदार पूंछ के पंखों से लेकर पेंगुलिन के कवच जैसे कठोर शल्कों तक, अस्तित्व के लिए ये विभिन्न आकार के हथियार शांत पहाड़ी जंगलों के बीच एक चरम संतुलन सौंदर्य को प्रदर्शित करते हैं। जब शाम की लाली दाबिये पर्वत की रीढ़ पर पड़ी, ली शिज़ेन ने अपनी अभी सूखी ना हुई पांडुलिपि को समेटा। दूर घोंसलों को लौटते पक्षियों और झाड़ियों में गायब होते जंगली खरगोशों को देखते हुए उन्हें एहसास हुआ कि ये पक्षी और जानवर केवल औषधीय गुणों के वाहक नहीं हैं, बल्कि पृथ्वी की व्यवस्था के संरक्षक भी हैं। वे शांति से जीते हैं, प्रजनन करते हैं और गायब हो जाते हैं, समय की धारा में हल्के निशान छोड़ जाते हैं। और बेनकाओ गंगमू ने प्रकृति की इस क्षणभंगुर सुंदरता को पूर्वी सभ्यता की व्यवस्था में स्थायी रूप से अंकित कर दिया है। आइए समय की सुइयों को धीरे धीरे ईसा पूर्व 1596 के जिनलिंग तक वापस मोड़ें। वो एक नम और शांत सुबह थी। यांगसी नदी की भाप प्राचीन शहर की सड़कों और गलियों में फैली हुई थी और अंततः हू चैंगलॉन की उत्कीर्णन दुकान के लकड़ी के दरवाजे की दरारों में समा गई थी। नानजिंग में स्थित ये कार्यशाला पारंपरिक चीनी चिकित्सा के इतिहास में सबसे बड़ी दृश्य क्रांति को साकार कर रही थी। मेज पर नाशपाती की लकड़ी के ब्लॉक से अभी अभी उतारे गए कुछ परीक्षण पृष्ठ ढेर थे, जो बेनकाओ गंगमू का शुरुआती रूप था, जिसे बाद में जिनलिंग संस्करण नामक एक पौराणिक मूल उत्कीर्णन के रूप में जाना गया।
जब आप अपनी सांसें रोककर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ऐसा लगता है मानो आप नक्काशीदार चाकू के नाशपाती की लकड़ी के रेशों से ते समय आने वाली उस अत्यंत सूक्ष्म वसंत में रेशम के कीड़ों के पत्ते खाने जैसी सरसराहट की आवाज को सुन सकते हैं। प्रत्येक नक्काशीदार ब्लॉक के लिए बारीक बनावट वाली समान लकड़ी के रेशों वाली नाशपाती या बेर की लकड़ी का चयन किया गया था, जिसे वर्षों तक छाया में सुखाया और भिगोया गया था। तभी वो उत्कीर्णक की हथेली की स्थिर और सटीक शक्ति को सहन कर पाती थी। कारीगर की उंगलियां मोटी गांठों से भरी थीं, फिर भी वो गोल और उत्कीर्णन वाले चाकू को कुशलता से चला सकता था, इंच इंच पर काम करता था। जिनलिंग संस्करण में अक्षर वही भी शैली की कैशू लिपि में प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें क्षैतिज रेखाएं बाल जितनी पतली थीं, जबकि बिंदु और स्ट्रोक गिरते हुए पत्थरों की तरह भारी थे। ये केवल ज्ञान का एक अभिलेख नहीं था, बल्कि रेखाओं और स्थान के बीच एक खेल भी था। 12 पंक्तियों और 24 अक्षरों की ये व्यवस्था हल्के पीले श्वेत कागज पर फैली हुई थी, जिससे एक दृश्य व्यवस्था की सुंदरता बनती थी। अक्षरों के बीच सही दूरी पर सांस लेने की भावना थी, मानो एक मूक परेड हो, व्यवस्थित और गरिमापूर्ण। और अक्षरों के इस सागर में सबसे मनमोहक वे 1009 चित्र थे। ये चित्र केवल साधारण सजावट नहीं थे, बल्कि प्रकृति के लघु रूप थे, जिन्हें ली शिज़ेन ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में व्यक्तिगत रूप से निर्देशित किया था, और हो सकता है कि उन्होंने स्वयं उनके रेखाचित्र बनाए हों। उस जिनसेंग के पौधे को देखिए। नक्काशीकार ने अत्यंत प्रवाहमयी वक्र रेखाओं का उपयोग करके उसकी मानव आकृति वाली जड़ों को उकेरा है। पत्तों की नसें लकड़ी की बनावट में कूदती हुई प्रतीत होती हैं। रेखाएं भले ही प्राचीन हों, लेकिन उन्होंने मिट्टी में पौधे के बढ़ने की शक्ति को पकड़ा है। फिर उस पियोनी मधु को देखें। पंखुड़ियों की परतें एकल रंगीन स्याही में रेखाओं के घनत्व में परिवर्तन के माध्यम से एक शानदार त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करती हैं। ये मिंग राजवंश के वानली काल की उत्कीर्णन कला है, जो पश्चिमी चित्रकला के परिप्रेक्ष्य और प्रकाश छाया का पीछा नहीं करती, बल्कि आत्मिक समानता स्पिरिचुअल रिजल्ट के भाव को तलाशती है। जब स्याही को उत्कीर्णन ब्लॉक पर समान रूप से लगाया जाता था, तो वो पाइन की कालिख और तुंग के तेल से बनी उत्तम काली स्याही होती थी, जिसका रंग गहरा और पारदर्शी होता था, जिसमें हल्की सी जलने की खुशबू आती थी। जब झींगुर के पंख जितनी पतली फिर भी मजबूत बांस के कागज को धीरे से उस पर रखा जाता था और हथेली का ब्रश कागज की पीठ पर तेजी से घूमता और रगड़ता था, तो स्याही का रंग लकड़ी से कागज की आत्मा की गहराई में उतर जाता था। स्याही का धुंधलका थोड़ा फैल जाता था और कागज के रेशों के बीच एक कोमल किनारा बनता था, जिससे हर अक्षर, हर जड़ी बूटी में जीवन का संचार होता प्रतीत होता था। जैसे ही पन्ने पलटते हैं, कागज से हल्की सूखी सरसराहट की आवाज आती है। वो समय की फुसफुसाहट है। जिनलिंग संस्करण का कागज हालांकि वर्षों के साथ पुराने भूसे के रंग में बदल गया है, लेकिन छापें अभी भी स्पष्ट और शक्तिशाली हैं। हर ब्लेड का घुमाव वानली काल के जिनलिंग शहर की शिल्पकला के चरम को बताता है। ये एक विश्वकोश है और सुलेख, चित्रकला, उत्कीर्णन और कागज बनाने को एक साथ समाहित करने वाली एक एकीकृत कलाकृति भी है। इसने प्राकृतिक दुनिया की जटिलता को दर्ज किया, फिर भी इसे लकड़ी के ब्लॉकों और स्याही के निशानों की शुद्धता में समाहित कर दिया। जब आप उन धब्बेदार स्याही के निशानों का बारीकी से अवलोकन करते हैं, तो आपको केवल दवा के नाम और उसके प्रभाव नहीं दिखते, बल्कि मिंग राजवंश के विद्वानों द्वारा सभी चीज़ों की व्यवस्था पर की गई गहरी अवलोकन भी दिखाई देती है। हर पृष्ठ की लय घास विभाग से वृक्ष विभाग तक, पत्थर विभाग से कीट विभाग तक, लेआउट की एकरूपता के साथ एक पवित्र निरंतरता की दृश्य लय पैदा करती है। यही बैनकाओ गंगमू के जिनलिंग मूल उत्कीर्णन का आकर्षण है। उस युग में जब कैमरे नहीं थे, उसने सबसे आदिम चाकू और लकड़ी का उपयोग करके आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा स्पष्ट दर्पण छोड़ा जो पूर्वी प्राकृतिक दर्शन को दर्शाता है। जब सुबह की पहली हल्की किरणें ताइपेई बॉटनिकल गार्डन के परत दर परत गुथी हुई पेड़ों की छाया को धीरे से भेदती हैं, तो औषधीय ये पौधों के क्षेत्र की पतली धुंध चुपचाप छट जाती है। यहाँ समय अब एक तरफा बहता हुआ प्रतीत नहीं होता, बल्कि ये एक चक्रीय आवर्ती संरक्षण है। ये आधुनिक शहर के केंद्र में स्थित जंगल केवल लोगों के आराम करने का एक दृश्य नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर जीवंत रूप से फैला हुआ हरे रंग का एक बैनकाओ गंगमू है। हम गीली मिट्टी पर चलते हैं, हमारे कदम अत्यंत हल्के हैं, मानो हम उन जीवों को परेशान नहीं करना चाहते जो प्रकाश संश्लेषण में डूबे हुए हैं। हवा में एक अवर्णनीय गंध फैली हुई है, वो सैकड़ों जड़ी बूटियों की राख की। हल्की कड़वाहट
बारिश के बाद मिट्टी की ताज़ी मिठास और लकड़ी के तनों से आती गहरी सुगंध, जो मिलकर 400 वर्षों से अधिक की घ्राण स्मृति बनाती हैं। उस पियोनी और शाओ याओ को देखें, जो सुबह की ओस से सजे हुए भव्य और शांत दिखते हैं। ली शिज़ेन के लेखन में वे केवल देखने के लिए फूल नहीं हैं, बल्कि रक्त को ठंडा करने, रक्त जमाव को दूर करने, मासिक धर्म को विनियमित करने और दर्द से राहत देने के लिए एक अच्छा उपाय भी हैं। इस समय उनकी जड़ें धरती की गहराई में प्रवेश कर रही हैं, चुपचाप पोषक तत्व अवशोषित कर रही हैं और पृथ्वी के सार को जटिल एल्कलॉइड्स में बदल रही हैं। ये एक अत्यंत सटीक रासायनिक प्रक्रिया है, आधुनिक प्रयोगशालाओं के अस्तित्व में आने से बहुत पहले। शिज़ेन ने अनगिनत क्षेत्र अध्ययनों और व्यक्तिगत स्वादों के माध्यम से लाल फूलों और हरे पत्तों के पीछे छिपी औषधीय व्यवस्था को समझ लिया था। आधुनिक औषधीय वाटिका में प्रत्येक पौधे के पास छोटे लेबल लगे होते हैं, जिन पर लैटिन वैज्ञानिक नाम और कुल जाति वर्गीकरण दर्ज होता है, और इन वैज्ञानिक चिन्हों का स्रोत अक्सर बैनकाओ गंगमू में उन सटीक नामों की व्याख्या और संग्रहित व्याख्याओं तक खोजा जा सकता है। ये पूर्वी पारंपरिक प्राकृतिक इतिहास और पश्चिमी आधुनिक जीव विज्ञान के बीच एक गहरा संवाद है, जिसने चुपचाप बढ़ते हुए एक सामंजस्य प्राप्त किया है। 12 राशि चक्र पौधे क्षेत्र में प्रवेश करने पर वनस्पतियों का प्रसार एक और दिलचस्प पहलू दिखाता है। खरगोश की पूंछ जैसी घास अपने रोमिल फूलों के झुंड को लहराती है, टाइगर ईयर घास छाया में धब्बेदार गोल पत्तों को फैलाती है। इन नामों में प्रकृति के रूपों के प्रति प्राचीन लोगों का तीव्र अवलोकन निहित है। ली शिज़ेन ने बेनकाओ का संकलन करते समय केवल औषधीय गुणों को ही दर्ज नहीं किया, बल्कि इन जीवंत लोक नामों को भी संरक्षित किया, जिससे ज्ञान अब नीरस प्रविष्टियां नहीं रहा, बल्कि जीवन से जुड़े सांस्कृतिक प्रतीक बन गया। जब हम इतिहास की गहराई से भरे बहुमूल्य नमूनों को संरक्षित करने वाले हर्बेरियम में प्रवेश करते हैं और श्वान कागज पर दबाए गए उन सूखे पत्तों को देखते हैं, फिर खिड़की के बाहर जीवंत पौधों से उनकी तुलना करते हैं, तो हमें ये जानकर आश्चर्य होता है कि ज्ञान के प्रसार की प्रक्रिया कितनी शांत और स्थायी रही है। हालांकि सूखे पत्ते सूखे होते हैं, लेकिन उनके द्वारा धारण किया गया संदर्भ पीढ़ी दर पीढ़ी वनस्पति शास्त्रियों और पारंपरिक चीनी चिकित्सकों के हाथों से पीले पड़ चुके प्राचीन ग्रंथों से आधुनिक नुस्खों तक और दूर दराज के पहाड़ों से शहरी सीमित स्थानों तक स्थानांतरित होता रहा है। औषधीय वाटिका की गहराई में जिनको जैसे जीवित जीवाश्म हवा में सरसराहट कर रहे हैं, पंखे के आकार के पत्ते धीरे धीरे गहरे हरे से सुनहरे पीले में बदल रहे हैं। ऋतुओं का ये परिवर्तन स्वयं प्राकृतिक व्यवस्था के सौंदर्य का सर्वोच्च प्रतीक है। ये कभी न समाप्त होने वाली विरासत है। ली शिज़ेन के लेखन में वर्णित घास, विभाग, वृक्ष, फल आधुनिक परिदृश्य में भी वसंत में उगने, गर्मी में बढ़ने, पतझड़ में कटने और सर्दियों में संग्रहित होने की लय का पालन करते हैं, जो मनुष्य और प्रकृति के सहजीवन की प्राचीन बुद्धिमत्ता को चुपचाप बताते हैं। भले ही आधुनिक तकनीक पौधों के जीन अनुक्रमों को समझ सकती है, लेकिन पौधों के जीवन के प्रति वो श्रद्धा और शांति में सभी चीज़ों के संबंध को समझने का धैर्य हमेशा इस भूमि द्वारा याद रखा जाता है। जब हम औषधीय वाटिका से निकलते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं, तो वे पौधे अभी भी खामोशी में बढ़ रहे होते हैं। उन्हें शब्दों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर पत्ती की नस का गुलना, हर बीज का गिरना बेनकाओ गंगमू की उस अमर प्राकृतिक महाकाव्य को दर्ज कर रहा है, जो समकालीन समय में शांतिपूर्ण और दृढ़ता से प्रवाहित हो रहा है।